सो हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल झारखंड लैब। तो गाइस यहाँ पे देखिए क्लास 10th का हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला नोट्स लेकर के आ गए हैं, जिसको शॉर्ट नोट्स बोल सकते हैं। एंड गाइस यहाँ पे पॉइंट वाइज आप लोग का चैप्टर वाइज इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, कि आप लोग का चैप्टर वाइज यहाँ पे आप लोग का दिया हुआ है सारी चीजें। तो गाइस अगर आप इसे पढ़ते हो तो मैं आप लोग बता दूं कि आप इस नोट्स से पढ़ करके 95% प्लस भी ला सकते हो। जी हाँ गाइस, कोई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इस नोट्स को पढ़ करके, ये नोट्स जिसने दिया हुआ है, ठीक है, उसका नाम रुपेश कुमार पटेल है। एंड क्रेडिट उसी को जाता है इस नोट्स का। तो गाइज मैं बता दूं, उस बंदे ने इस नोट्स से पढ़ करके अपने 10th के एग्जाम में 94 पॉइंट समथिंग लाया हुआ है, यानी कि मान लो 95 ही लाया हुआ था, ठीक है। तो अगर आप लोग को भी 95 लाना है तो आप लोग को मैं बता रहा हूँ, आप लोग को चैप्टर वाइज आप लोग का भी, जैसे कि ये आप लोग का साइंस का हो गया, साइंस में जो है केमिस्ट्री पोर्शन का आपका हो गया, ठीक है। चैप्टर का नाम आपका है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसमें जो है आपको गाइस पूरा मैं आपको बतलाऊंगा आप लोग को पूरी चीजें। सो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस बार 10th का एग्जाम देने वाले हो तो इस नोट से पढ़ते हो तो आप भी अगर 95 नहीं तो कम से कम तो 90 ले ही आओगे। अगर वो भी छोड़ दिया जाए तो 80 तो गारंटी ले आओगे, ठीक है। तो गाइज इस नोट से जरूर से पढ़ के जाना। और ये नोट्स अगर आप लोग को चाहिए तो ये भी आपको इसका पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन पे होगा टेलीग्राम का, तो टेलीग्राम में लिंक आपको मिल जाएगा। एंड इसका डायरेक्टली लिंक वहां पे भी, मतलब डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा। और आप लोग, मैं एक और बात बता दूं गाइस कि आप सारे लोग स्टूडेंट जो हैं, जितने भी ये वीडियो को देख रहे हैं या फिर इस नोट्स को पढ़ेंगे, मैं उनसे बोलूंगा कि इस नोट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये नोट्स पहुंचे एंड वो लोग भी अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए, ठीक है। एंड गाइस आप लोग, मैं आपको और बताना चाहूंगा, आप सारे लोग से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का और भी नोट्स, और आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो गया। सो आप लोग रेडी रहिए पढ़ाई करने के लिए एंड एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए। सो गाइस यहाँ पे देखिए, और एक और रिक्वेस्ट गाइस कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख पाए, पढ़ पाए एंड वो लोग एग्जाम में अपना अच्छा कर पाए। अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए भौतिक परिवर्तन, यहाँ पे एक डेफिनेशन दिया हुआ है, जिसको आप लोग बोल सकते हो कि भौतिक परिवर्तन आखिरकार होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए उसका यहाँ पे आंसर है, वह परिवर्तन जिसमें वस्तु की भौतिक गुण, जैसे कि आकार या अवस्था, यानी कि आकार बोले तो साइज, अवस्था बोले तो जैसे कि आप एक जगह से दूसरे जगह चले गए, ठीक है, में परिवर्तन होता है, तथा उसके रासायनिक गुण में, ठीक है, रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यानी कि जो उसका रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए रासायनिक गुण में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, बट उसके जैसे कि आकार में या फिर अवस्था में परिवर्तन होता है, ठीक है। मतलब जिसके आकार में अवस्था में परिवर्तन होता है, बट रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, तो भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्यों में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि आखिरकार भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो वहां पे लिखा हुआ भी रहेगा, आप लोग उसका दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो उदाहरण भी दिया हुआ है, काफी अच्छे नोट्स है। यहाँ पे देखिए जल से बर्फ बनना, यानी कि पानी से बर्फ बनना, ठीक है, या फिर बल्ब जलना। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है इसका, बल्ब जलना। तो यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है एमसीक्यू वाले में, ऑब्जेक्टिव अगर पूछना चाहे तो भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल क्या क्या है, यानी कि उदाहरण क्या क्या है। तो ऐसा अगर पूछ दे तो आप लोग को वहां पे दिया रहेगा, जल से बर्फ बनना, बल्ब या फिर बल्ब जलना, ऐसा कुछ दिया हुआ रहेगा आप लोग को एग्जाम्पल में, आंसर में। तो उसको आपको टिक करना होगा और उसको आपको आंसर देना होगा, ठीक है। इस तरह से आपको पढ़ना है। तो ये नोट्स आप लोग को मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा नोट्स है guys, आप लोग जरूर से पढ़िएगा। भौतिक परिवर्तन के गुण, तो यहाँ पे देखिए भौतिक परिवर्तन का डेफिनेशन तो हो गया हमारा, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण भी होगा, लेकिन भौतिक परिवर्तन का गुण देख लीजिए। आकार व अवस्था में परिवर्तन, यानी कि आकार व अवस्था में परिवर्तन हो जाना। यहाँ पे दूसरा देखिएगा, इसके बताया जा रहा है स्थायी, ठीक है, यानी कि स्थायी भी होना। उसको तीसरा वजह, पदार्थ के पुनः प्राप्त किया जा सकता है, मतलब उस पदार्थ को जो है पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जैसा कि अगर जल से अगर हम बर्फ बना दें, तो क्या बर्फ से फिर हम लोग पानी नहीं बना सकते हैं? जी बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। अगर बल्ब को हम लोग जला दे तो बल्ब को बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यह दोनों दिशाओं में अनुक्रमीय होता है। अनुक्रमीय मतलब बोले तो रिवर्सिबल बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप अगर जल से बर्फ बना रहे हो तो बर्फ से आप जल भी बना सकते हो, यानी कि पानी से अगर आप बर्फ बना रहे हो तो बर्फ से आप पानी भी बना सकते हो। इसे बोलते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वही एग्जांपल दिया हुआ है, जल, यानी कि अग्र से बर्फ बन जाता है, फिर इसको अगर आप रिटर्न कर दोगे, यानी कि प्रपित कर दोगे, तो ये जो है आपका रिटर्न से पानी बन जाएगा। यानी कि अगर आप देखो, जैसे कि पानी को आप फ्रीजर में रख दोगे, ठीक है, तो वो बर्फ बन जाएगा, लेकिन उसी को निकाल करके आप धूप में रख दोगे तो वो फिर से पानी बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के मूल गुणों में परिवर्तन होता है। इसमें परिवर्तन में नया पदार्थ होता है, अतः पुराने पदार्थ को पुनः
प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मतलब आप जो है अगर रासायनिक परिवर्तन करते हो, लाइक मान लो अगर किसी चीज का रिएक्शन करवा देते हो, ठीक है, तो वो जो है यहाँ पे आप लोग का चेंज हो जाता है। जैसे कि आप कुछ भी रिएक्शन करा दो, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ होगा कि उदाहरण कागज को जलाना, दूध से दही, लोहे में जंग लगना। तो गाइस अगर आप कागज कागज को जला देते हो तो क्या आप जले हुए कागज को फिर से कागज बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो वही पे बताया जा रहा है, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के मूल गुणों में परिवर्तन होता है, मूल गुणों में परिवर्तन हो जाता है, इस परिवर्तन में नया पदार्थ होता है। मतलब उस परिवर्तन हो जाने के बाद उसमें नया पदार्थ बन जाता है। अतः आप जो पुराना आपका जो पदार्थ है, यानी कि पुराना जो भी चीज है, उसको आप फिर से वो चीज नहीं बना सकते जिसको आपने बदला हुआ है। लाइक अगर मान लो आप भी अगर 12 साल के हो और कल आप 13 साल के जाते हो, तो फिर से आप उसके अगले दिन अब 13-12 साल के नहीं हो सकते हो। उसी तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है कि कागज का जलना, यानी कि जब कागज को आप एक बार जला दोगे तो वो राख बन जाएगा, लेकिन राख को फिर से आप कागज नहीं बना सकते। दूध से दही, यानी कि दूध को अगर दही बना देते हो तो दही से आप दूध नहीं बना सकते हो। लोहे में जंग लगना, अगर लोहे में जंग लग जाता है तो जंग लगे हुए लोहे को फिर से उस स्टेज में नहीं लाया जा सकता है, ठीक है, मतलब जो पहले था उसको नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पे देखिए रासायनिक परिवर्तन के कुछ गुण लिखे हुए हैं कि नया पदार्थ प्राप्त होता है, यानी कि अगर आप रासायनिक परिवर्तन करते हैं तो एक नया पदार्थ प्राप्त होता है, ठीक है। दूसरा, पदार्थ के मूल गुणों में परिवर्तन होता है, यानी कि पदार्थ के मूल गुणों में परिवर्तन हो जाता है, स्थायी होता है, ठीक है। और चौथा देखिए क्या दिया हुआ है कि प्रारंभिक पदार्थ के पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मतलब जो प्रारंभिक यानी कि शुरू में जो आपके पास जो भी चीजें हैं उसको आप फिर से प्राप्त नहीं कर सकते हो, फिर से नहीं ला सकते हो, ठीक है। एक ही दिशा में अनुक्रमीय अनुक्रमीय होता है, यानी कि जो अनुक्रमीय जो भी है, अनुत्क्रमणीय होता है, होती है, यानी कि दूध से दही आप बना देते हो तो फिर आप दही से दूध इसको नहीं बना सकते हो, ठीक है। यानी कि आप एक ही, यानी कि ये जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल नहीं होता है, ठीक है, ये एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में डिफरेंस क्या है। मतलब अगर आपसे पूछ दे एग्जाम में 2-3 नंबर का, जैसे कि आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट आपका एग्जाम होना है, तो उसमें आपसे अगर पूछ दे क्या 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 भैया भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, आप मुझे लिख करके बताओ, तो क्या लिखोगे? यहाँ पे देखो पहला पॉइंट दिया हुआ है, पदार्थ के केवल भौतिक गुण जैसे कि अवस्था, आकार आदि में परिवर्तन होता है। वही रासायनिक गुण में क्या होता है कि इस परिवर्तन में बनने वाले पदार्थ के रासायनिक गुणों तथा संगठन में प्रारंभिक पदार्थ को पुनः पूर्णतः भिन्न होता है। यानी कि बोला जा रहा है कि भौतिक परिवर्तन में जो क्या बोला जा रहा है कि आप जो है उसके जो भौतिक परिवर्तन बोले तो अवस्था, आकार आदि यहाँ पे परिवर्तन होता है, लेकिन इसमें जो है पूरी चीजें परिवर्तित कर जाता है। यानी कि जो है इस परिवर्तन में बनने वाले पदार्थ के रासायनिक गुण तथा संगठन में प्रारंभिक पदार्थ को पूर्णतः भिन्न होता है। यानी कि जो पहले जो पदार्थ हमारा होता है, पूर्ण जो पदार्थ होता है, उससे पूरा का पूरा भिन्न होता है, यानी कि पूरा बदल जाता है। जैसे कि आपने ऊपर में एग्जाम्पल दिए हुआ है, ठीक है, अगर आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल में लिख दोगे तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखिए, यह परिवर्तन अस्थायी होता है, यानी कि जो आप लोग का जो भौतिक परिवर्तन है वो अस्थायी होता है, ठीक है। वही जो है ये जो है स्थित अस्थायी होता है, यही स्थायी होता है, ठीक है। नहीं, इसमें अ लगा हुआ है, इसमें अ नहीं लगा हुआ है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यह परिवर्तन स्थायी होता है और यह परिवर्तन अस्थायी होता है, ठीक है, यानी कि ध्यान रखिएगा इन दोनों डिफरेंस का आप लोग थोड़ा सा, ठीक है। तीसरा देखिए, इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, यानी कि जिसमें जो है नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है और इसमें जो है नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है, ठीक है। चौथा देखिए, इसमें पुनः प्रारंभिक पदार्थ को प्राप्त किया जा सकता है। इसमें जो है पुनः जो आप लोग का जो पहले पदार्थ होता था उसको आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे दिया हुआ जल का अ, वाष्पीकरण, यानी कि भाप बन जाना, पानी से भाप बन जाना, फलों से सलाद बनाना, यानी कि फलों से सलाद बनाना, ठीक है। उसको यहाँ पे देखिए लोहे पर जंग लगना, दूध से दही बनना, इसका कोई यहाँ पे आपका दिया हुआ है। जब कोई यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा नोट्स है गाइस, आप लोग जरूर से पढ़िएगा इसको, देखिए, ठीक है। ये आपका चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ऊपर में आप लोग देख सकते हो। जब, यानी कि केमिस्ट्री का मैं बता रहा हूँ, आपके चैप्टर में हो सकता है कहीं और भी हो सकता है, ठीक है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ का अभिकरण यानी कि आप लोग का रिएक्शन होता है तो परस्पर अभिक्रिया करके नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण हो करते हैं और उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि गाइस यहाँ पे रिएक्शन करा करके यहाँ पे एक पदार्थ बनाया जा रहा है। देखिए यहाँ पे 2 Mg और O2 को मिला करके क्या बन रहा है, 2 MgO बन रहा है, ठीक है। नीचे देखिए गाइस क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है और
होता है, ठीक है, यानी कि ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है, यानी कि नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण हो जाता है, वहां पे नया एक पदार्थ ही आ जाता है, ठीक है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं जिसमें नया पदार्थ ही बन जा रहा हो, ठीक है। जैसे भोजन का पाचन, लोहे पर जंग लगना इत्यादि, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के तरीके, रासायनिक अभिक्रिया के पहचानने के तरीके यहाँ पे देखिए, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, ठीक है, यानी कि गैस का भी उत्सर्जन होता है। यहाँ पे देखिए अवस्था में परिवर्तन, यानी कि अवस्था में क्या परिवर्तन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम का दहन, ठीक है, यानी कि जब मैग्नीशियम का दहन होता है, यानी कि ऑक्सीजन का उपस्थिति में, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो यहाँ पे देखिए क्या बनता है, एमजीओ बनता है, ठीक है। इसे O2 यानी कि O2 की उपस्थिति में दहन करने के पश्चात, यहाँ पे देखिए क्या है, सॉरी गाइस, ये थोड़ा यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि पश्चात हमने देखा कि रिबन से राख, यानी कि रिबन से राख बोले तो कोई अगर रिबन को आप जला देते हो तो रिबन से राख बन जाएगा, यानी चूर्ण में बदल गया, अर्थात अवस्था में परिवर्तन हुआ, यानी कि जो अगर आपके पास कोई रिबन है उसको आप जला देते हो तो वो राख बन जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाता है, उसमें अवस्था में चेंज हो जाएगा, यानी कि वो एक रिबन था, ठीक है, मान लो कोई लकड़ी है, आप लकड़ी से उसको जला दोगे तो वो राख बन जाएगा, तो यानी कि लकड़ी से राख बनना क्या होता है, ये जो है आप लोग का यहाँ पे आप लोग का जो है, यहाँ पे गाइस, यहाँ पे अवस्था में देखिए, अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। हमने अभिक्रिया के बाद एक नए पदार्थ यानी कि एमजीओ प्राप्त किया, यानी कि इस रिएक्शन को कराने के बाद हमने एक नया प्राप्त किया, वो है एमजीओ, ठीक है। अतः ये अभिक्रिया रासायनिक है, अतः ये अभिक्रिया जो है रासायनिक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दूसरा बोला जाए रंग में परिवर्तन, यानी कि रंग में परिवर्तन, यहाँ पे कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 का विलयन, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका जो कॉपर सल्फेट है वो नीला रंग का होता है शुरू में, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है, जब परखनली में, यानी कि परखनली बोले तो ये वाला, ठीक है, आप लोग का टेस्ट ट्यूब, परखनली में उपस्थित CuSO4 का विलयन, यानी कि विलयन बोले तो नीला रंग, ठीक है, में Fe यानी कि लोहे की कील डाली गई तो उसमें विलयन का रंग नीला और हरा हो जाता है, यानी कि जब उसमें रिएक्शन होता है, ठीक है, उसमें जो है उसका जो कलर है वो क्या में चेंज हो जाता है, नीला, और नीला से जो है पहले इसका मान लो कलर नीला होता है तो वो फिर हरा में हो जाता है, ठीक है। इससे पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है वहां पे। तो देखो CuSO4 को जब हम लोग आयरन यानी कि लोहे के साथ एक रिएक्शन करा रहे होते हैं, उसमें बनता है हमारा नया प्रोडक्ट जो है FeSO4, और CO जो है हमारा बाहर निकल जाता है, यानी कि विस्थापन प्रक्रिया हो जाता है, यानी कि ठीक है। तो यहाँ पे देखिए CO से अभिक्रिया यहाँ पे कराया गया है, मतलब यहाँ पे ठीक है, तापमान में परिवर्तन है, तापमान में परिवर्तन है, जब H2SO4 को जस्ता में, यानी कि इसमें अभिक्रिया होता है तब ZnSO4 का निर्माण व H2 गैस का बाहर निकलने लगी, यानी कि जब हम लोग इसने आप यहाँ पे देखा, जब हम लोग H2SO4 को जस्ता में अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन कराएं, तब वहां पर जो है गाइस ZnSO4 का निर्माण होता है और H2 गैस यहाँ पे बाहर निकलने लगी है, ठीक है, जिससे तापमान में परिवर्तन होता है, जिसमें जो है जिससे तापमान में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कांच की नली है ये, ठीक है, आपका उसमें जो है आप लोग का यहाँ पे देखिए क्या है, दानेदार जस्त, यानी कि दानेदार यहाँ पे कुछ आप लोग का प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए तनु स्फलिक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, सॉरी अम्ल, ठीक है, यहाँ पे बन जाता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे से देखिए ये जो है रिएक्शन हुआ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कुछ पदार्थ आपके जम गए हैं, यानी कि बैठ गए हैं, और यहाँ पे कुछ H2 गैस आपके बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए H2SO4 प्लस Zn, यहाँ पे रिएक्शन कराने के बाद क्या बना, ZnSO4 प्लस H2, तो गैस का उत्सर्जन, अब गैस का उत्सर्जन देखो H2SO4 Zn का हम लोग जब रिएक्शन कराते हैं तो ZnSO4 बनता है, और गैस जो हमारा H2 बाहर निकल रहा होता है, आप लोग यहाँ पे भी इमेज में भी देख सकते हो कि गैस हमारा H2 बाहर निकल रहा है। यह जो H2 है वो हाइड्रोजन है, और इसका हाइड्रोजन का उत्सर्जन हो रहा है, ठीक है, यानी कि बाहर जा रहा है, इसलिए यह रासायनिक अभिक्रिया, इसलिए जो है यह रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखिएगा अभिकरण, अभिकारक, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, यानी कि यहाँ बोला जा रहा है कि अभिकारक किसे कहते हैं, मान लो आपसे पूछ दिया जाए अभिकारक किसे कहते हैं, तो आप उसका डेफिनेशन लिखोगे, उसका उत्तर लिखोगे, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकरण कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे दूसरा देखिए उत्पाद किसे कहते हैं, ठीक है, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, उत्पाद यानी कि मतलब बन जाना, देखो यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है,
उसे उत्पाद कहते हैं। यानी कि कुछ जब आप लोग कुछ रिएक्शन करा रहे हो, तो जैसे कि Mg+O2 यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का आप जब रिएक्शन कराओगे तो आपका यहाँ पे जो उत्पाद बनेगा, यानी कि जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, वो उत्पाद कहलाता है आपका। और वो जो है MgO, यानी कुछ भी का रिएक्शन करा दो, ठीक है। लाइक यहाँ पे भी अगर आप लोग ऊपर में एग्जांपल देखोगे, तो ये समझो तो ZnSO H2SO4 का आपने जब रिएक्शन कराया तो ZnSO4 इसका उत्पाद बना था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे H2 तो बाहर जा रहा है, तो यहाँ पे अगर मेनली देखा जाए तो ये इसका उत्पाद बन गया था, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए रासायनिक समीकरण यानी पे कुछ इक्वेशन आपसे पूछा जाएगा। तो रासायनिक समीकरण पहले किसे कहते हैं वो जान लेते हैं, फिर वो चीज भी हम लोग देखेंगे। किसी रासायनिक अभिक्रिया यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का शब्दों में विवरण बहुत लंबा हो जाता है, यानी कि शब्दों में बहुत ज्यादा लंबा होता है, इसलिए इसे व्यक्त करने के लिए संक्षिप्त संकेतों का उपयोग किया जाता है, जिसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। बहुत ही सही तरीके से बताया गया है कि अगर किसी रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो रासायनिक समीकरण उसे कहते हैं जैसे जैसे कि मान लो बहुत बड़ा इक्वेशन है, ठीक है, आपको उसको छोटे सा में दिखाना है, तो आप लोग कुछ सिंबल्स का यूज करके, कुछ सांकेतिक चिन्हों का यूज करके आप उसको दिखा सकते हो कि हाँ भाई मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ एक्चुअल में, ये चीज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसे वही बोला जा रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का शब्दों में विवरण बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए इसे करने के लिए संक्षिप्त संकेतों का उपयोग किया जाता है, ठीक है, जिसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसे यहाँ पे देखिए शब्द शब्द किसे कहते हैं। समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन के परिवर्तन को उनके माध्य एक तीर का निशान यानी कि एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। अभिकारकों के बीच योग यानी कि प्लस का चिन्ह लगाकर उसे दिखाया जाता है। बाई ओर से LHS लिखा जाता है, ठीक है, मतलब बाई ओर से जो है LHS लिखा जाता है, जैसे लेफ्ट हैंड साइड इसको बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसी प्रकार उत्पादों के बीच में योग्य का चिन्ह लगाकर उन्हें दाई ओर की साइड RHS से लिखा जाता है, ठीक है, मतलब राइट हैंड साइड, ठीक है, लिखा जाता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है, यानी कि तीर का सिरा यानी कि ये वाला पार्ट जो है उत्पाद की ओर होता है, ठीक है। तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा दिखाता दर्शाता है, यानी कि और ये जो तीर है वो अभिक्रिया मतलब रिएक्शन होने का डायरेक्शन दिखा रहा होता है कि रिएक्शन किधर हो रहा है, इधर हो रहा है या फिर इधर हो रहा है, किधर हो रहा है। तो वो दिखाता है कि फॉरवर्ड में जा रहा है या फिर बैकवर्ड में जा रहा है, ठीक है, मतलब आगे से आगे इसका रिएक्शन हो रहा है या फिर पीछे इसका रिएक्शन हो रहा है, ये चीज दिखा रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ आपका रासायनिक अभिक्रिया के परीक्षण, यानी कि यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। शब्द समीकरण जिक जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करने के बाद हमने उत्पादन स्वरूप जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन प्राप्त होता है, ठीक है, हमें जो है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन प्राप्त होता है। जिंक यहाँ पे देखिए जोड़ने के लिए जो प्लस का साइन यूज किया जा रहा है, उसको सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन कराया गया है। और ये देखिए तीर यहाँ पे है और ये डायरेक्शन है, यानी कि यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है फॉरवर्ड में हो रहा है, ठीक है, यानी बोले तो आगे साइड इसका रिएक्शन जा रहा है। तो यहाँ पे क्या बनता है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखिए RHS का उत्पाद है, यानी कि राइट हैंड साइड का उत्पाद है, यानी कि क्रियाफल बोले तो, ठीक है जी, यहाँ पे। और ये जो है LHS है, यानी कि LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि आपके बाएं हाथ के साइड में, ठीक है, बाएं हाथ की तरफ इसको बोल सकते हैं। तो अभिक्रिया क्रियाकरण है, ठीक है, यहाँ पे वही बताया जा रहा है। क्रियाकरण बोले तो क्रियाकरण मतलब जो जिससे हम लोग रिएक्शन कराने वाले हैं, और इधर जो है क्रियाफल यानी कि इसका रिजल्ट। यहाँ पे मान लो इक्वेशन है और ठीक है ये आपका रिजल्ट है, यानी कि आप एग्जाम ने यहाँ पे आप मान लो ये आपका एग्जाम है, तो ये आपका रिजल्ट है कि आपने कैसा उसको कराया, ठीक है, ये चीज हो जाता है नॉर्मल लैंग्वेज में समझो तो, ठीक है। देखो यार मैं बहुत ही मतलब बारीकी समझाने की कोशिश करूंगा, आप लोग ट्राई करना कि अच्छे से समझो, ठीक है। नहीं समझ में आता है इस नोट्स को एक बार पढ़ लेना, वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है। संकेतिक समीकरण देखो यहाँ पे Zn प्लस H2SO4, यहाँ पे तीर का साइन है, ZnSO4 प्लस H2, यानी कि समझो तो आपका LHS हो गया या आपका RHS हो गया, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे देखिए रासायनिक समीकरण में तत्वों, यहाँ पे इतना बड़ा को आप लिखने जाओगे कि Zn को हम लोग H2SO4 से रिएक्शन करा रहे हैं और उसको आगे की ओर हम लोग भेज रहे हैं रिएक्शन होने के लिए, तो उसका प्रोडक्ट ये बन रहा है ZnSO4, फिर उसमें जो ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, आप इतना कुछ बताओगे, वो इतना शॉर्ट में लिखा हुआ है, उसी को यहाँ पे आपको बोला जाता है, ठीक है, समीकरण। यहाँ पे देखिए रासायनिक समीकरण में या विकर्ण और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं, यानी क्या बोला गया कि रासायनिक समीकरण में तत्वों या अभिकरण
और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था में लिखे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, रासायनिक समीकरण संतुलित या अनसुलित असंतुलित, यानी कि जो आप लोग का एक कोई इक्वेशन दिया हुआ है रिएक्शन करने के लिए, ठीक है, वो जो है संतुलित या असंतुलित, यानी कि बैलेंस या फिर अनबैलेंस है, वो चीज यहाँ पे बताया जाता है। ठीक है, तीर के निशान के बाई ओर, यानी कि इधर ये वाला, ठीक है, और दाई ओर, यानी कि ये वाला, के तत्वों के परमाणु की तुलना, यानी कि परमाणु, ठीक है, ये वाला O2 हो गया, Mg हो गया, इसमें कितने पदार्थ हैं, कि मतलब कितने O2, कितने ऑक्सीजन है, कितने मैग्नीशियम है, कितने क्या है, वो चीज यहाँ पे देखना होता है। ठीक है, परमाणु की तुलना करेंगे, यदि दोनों ओर तत्वों का परमाणु की संख्या समान है तो समीकरण संतुलित है। बिल्कुल सही है कि अगर दोनों ओर जो है ये और ये दोनों सेम है, तो फिर यहाँ पे ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस है। और यदि नहीं है, यानी कि कंकालित, यानी अगर नहीं है समीकरण, जैसे कि यहाँ पे Mg और O2 संतुलित नहीं है, ठीक है, क्योंकि Mg यहाँ पे एक है और ऑक्सीजन दो है, और इधर भी Mg यहाँ पे कितना है, एक है, Mg तो एक है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे एक है, ठीक है, तो ये संतुलित नहीं है। ठीक है, तो ये असंतुलित कहाएगा, क्योंकि समीकरण में दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है, यानी क्योंकि जो है संतुलित में यहाँ पे दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है, इसलिए उसे असंतुलित कहा जाएगा। ठीक है, संतुलित समीकरण का महत्व, संतुलित समीकरण का क्या महत्व है यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी बैलेंस करने का नियम। यहाँ पे देखिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो निर्माण होता नहीं है। ठीक है, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिक्रिया तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, यानी कि जो है आप लोग बता दूं, जैसे कि 2m, यानी कि जो रिएक्टेंट होता है, जो रिएक्ट होकर के बाहर आता है, उन दोनों अगर बराबर है तो ही जाकर बैलेंस कहलाएगा, अथवा नहीं कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकरण एवं उसके पश्चात उत्पाद प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या सामान्य होनी चाहिए, यानी क्या बोला जा रहा है, रासायनिक अभिक्रिया के पहले, यानी कि अभिकरण का जो है एवं उसके पश्चात, यानी कि उत्पाद, यानी कि उत्पाद का जो है प्रत्येक तत्व का परमाणु का जो संख्या है वो सामान्य होने चाहिए, तब जाके वो एक संतुलित कहलाएगा, यानी कि चरणबद्ध संतुलित करना। हिट एंड ट्रायल अनुमान विधि, यानी कि हिट एंड ट्रायल अनुमान विधि, पहले चरण में क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए, यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक ये रिएक्शन लिखा हुआ है H2O2 और H2O, ठीक है, तो यहाँ पे बनाया गया है। अब यहाँ पे देखिए इसको बैलेंस करने का तरीका है। चरण 2, समीकरण में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को सारणीय बनाइए, यानी कि सारणीय बोले तो टेबल में लिख लीजिए, यहाँ पे तत्व पहले लिख लीजिए, फिर अभिकारकों के परमाणु लिख लीजिए, यानी कि इसका जो कितने परमाणु है। ठीक है, मतलब पहले तो यहाँ पे तत्व लिखिए कि H2 है, फिर मतलब हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, फिर और कुछ रहता तो और भी नीचे लिखा जा सकता था। ठीक है, यहाँ पे मान लो मैग्नीशियम होता, या फिर और भी यहाँ पे कुछ होता, ठीक है, तो यहाँ पे और लिखा जाता, तो यहाँ पे है नहीं है तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, H2 और O2 केवल है, इधर भी H2 और O है ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन इधर कितना है, दो है, और इधर भी कितना है, दो है, तो दो दो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इधर देखिए इधर कितना हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ पे दो है, बट ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे एक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन वो बैलेंस नहीं है। ठीक है, अब नीचे देखिए चरण 3 में जो है क्या है बताया जा रहा है, ऑक्सीजन क्यों, ऑक्सीजन को संतुलित करना है, यानी कि ऑक्सीजन को हमें संतुलित करने की जरूरत है, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे एक ही है, बाद बाकी सब ठीक है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन को संतुलित करना है, तो पहले H2 और वो और H2 है, तो यहाँ पे देखिए क्या है तत्व, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जीरो जीरो कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पे तो उसके बाद यहाँ पे देखिए इसको जो है, जो हमारा ऑक्सीजन है, सॉरी यहाँ पे हाँ हाँ, ऑक्सीजन जो है उसको दो से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है, क्यों, क्योंकि ताकि वो बैलेंस हो पाए। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे इधर तो ये तो बैलेंस है, इधर बैलेंस है, हमें बैलेंस करने की जरूरत किधर था, इस साइड में। ठीक है, तो इधर बैलेंस है ऑलरेडी, इधर हमें बैलेंस करने की जरूरत है, तो यहाँ पे अगर दो कर देते हैं तो दो H2O, ठीक है, यहाँ पे, और ये फिर यहाँ पे जीरो हो जाता है। ठीक है, मतलब सॉरी ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो यहाँ पे दो ऑक्सीजन तो बन गया, H2 कितना बन गया, अब H2 बन गया चार, बट ऑक्सीजन कितना हो गया, दो, हमें ऑक्सीजन कितना बनाना था, दो, दो